हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। DNA और RNA को आज हम अपने इस सेशन में ख़त्म करेंगे और एक ही वीडियो में इसको आज समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपना क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों इसकी PDF के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो दोस्तों अपने सेशन को शुरू करते हैं, फालतू की कोई बकवास ना करते हुए अपना क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह केंद्रक में होता है। ठीक है, और इसमें DNA और RNA होते हैं। अब देख लेते हैं जो DNA हम किसको बोलते हैं। तो DNA हम किसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों DNA का पूरा नाम हो जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। यह एक अणु है जो सभी जीवित चीज़ों में अनुवांशिक होता है उसकी जानकारी रखता है। तो DNA का कार्य ही है अनुवांशिकी की जानकारी रखना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे और इसका काम याद रखेंगे। इसका काम होता है अनुवांशिकी का जानकारी रखना। अब आगे देखते हैं जो DNA होता है। DNA एक डबल हेलिक्स आकार में मौजूद होता है। जैसे कि चित्र आप नीचे देख रहे हैं, ये वाला चित्र, ये डबल हेलिक्स आकार में मौजूद होता है और कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। जैसे कि ये हमारी कोशिका हो गई और जो ये कोशिका होता है ये नाभिक होता है। नाभिक के अंदर होते हैं ये DNA RNA। ठीक है, जो DNA और RNA ये कोशिका के अंदर ही होते हैं। अब देख लेते हैं इसका डबल हेलिक्स मॉडल कैसे होता है। तो दोस्तों जो DNA होता है उसमें डबल हेलिक्स होता है और RNA में हमेशा एक ही हेलिक्स होता है। तो इसमें ये डबल हेलिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, DNA में मुख्यतः 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडेनिन A से दर्शाते हैं, थाइमिन को T से दर्शाते हैं, गुआनिन को G से दर्शाते हैं और साइटोकाइनिन को C से डिनोट करते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप सीधे सीधे ऐसे याद रख सकते हैं ATGC। इसमें से ATGC मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया दोस्तों कि आपको इस चीज़ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो A होता है वह हमेशा T से जुड़ता है और जो G होता है वह हमेशा C से जुड़ता है। इसलिए हम ATGC याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। और इनके बीच में AT के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कब ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, ऑप्शन में पूछ दिया जाता है कि ATGC, मतलब कि कभी पहले ऑप्शन में दे देगा आपको कि A ट्रिपल बॉन्ड T। तो दोस्तों वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। A हमेशा T से जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ और G हमेशा C के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता ही चुके हैं, DNA में मुख्यतः 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो कि हम पहले भी अभी कर चुके हैं, लेकिन नीचे में बता देती हूँ आपको। पहला हमारा हो जाता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये चारों प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे AT के साथ जुड़ा होता है और G C के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा लीजिएगा आप। DNA में आनुवंशिक कोड होता है जो वृद्धि, विकास और प्रजनन में सहायक होता है या आवश्यक होता है। जो DNA में आनुवंशिक कोड होता है यह वृद्धि और विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। आगे देख लेते हैं। DNA में डबल हेलिक्स मॉडल होता है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है आपको। इसकी खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसकी खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। DNA की खोज किसने की थी, तो ये कार्ल्सबर्ग ने की थी। केंद्रक की खोज
रॉबर्ट ब्राउन, ये तो आपको पता ही है क्योंकि इससे पहले भी हम अगली जो क्लास में हम पढ़ चुके हैं कोशिका वाले क्लास में, तो हमने केंद्रक उसमें पढ़ा था। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीन की खोज की थी जोहानसन ने। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट मैंने रखे हैं, ये सीधे प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली पूछे गए पॉइंट्स मैंने रखे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार आप वीडियो देख एकदम दिमाग में पूरी तरह से छाप लेना है इसको। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप इसको कि जो डीएनए है वो डीएनए क्या है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में इसको बताती हूँ, सरल शब्दों में समझाती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा सेल आ जाता है। ठीक है, अब सेल के अंदर हमारे क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, पहले हमारा सेल आता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब क्रोमोसोम तो आप जानते ही हैं, ये क्रोमोसोम की जो बनावट है कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये पार्म है, ठीक है, पी आर्म है, ये क्यू आर्म है। अब देखिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर मतलब हो जाता है इसके बीच का पार्ट, मुख्य पार्ट, सेंट्रोमियर। अब जब हम एक क्रोमोसोम को उठा करके उसके अंदर देखेंगे, जो क्रोमोसोम है हम जब उसके अंदर देखेंगे, उसको खींच के देखेंगे, तब हमें डीएनए की संरचना प्राप्त होगी कुछ ऐसी। ये डबल हेलिक्स मॉडल में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें कुछ ऐसी संरचना प्राप्त होगी अगर हम इसको खींचते हैं। जब हम इसको खींचते हैं तो ऐसी संरचना हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब जब हम क्रोमोसोम को भी खींचते हैं, जब हम इस क्रोमोसोम के ही खींच देते हैं और इसमें देखते हैं, अब पहले इसको देख लीजिए फिर मैं आपको जीन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, जब क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम में ये सारे आ जाते हैं, जैसे गुआनिन, एडेनिन, मैंने इनको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ आपको। ये शुगर फॉस्फेट है, इसकी बैकबोन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब जब हम डीएनए को भी खींच देते हैं, डीएनए के अंदर जाकर देखते हैं, तब हमें उसमें जीन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इनका क्रम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आ जाएगा सेल, फिर उसके अंदर आ जाएगा न्यूक्लियस, फिर उसके भी अंदर क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम के अंदर क्या आ जाएगा, डीएनए। ठीक है, अब डीएनए के अंदर क्या आ जाएगा, जीन। ठीक है, आपको ये पूरा क्रम याद रखना है आपको। अब अगर आप शॉर्ट में इसको याद रखना चाहें तो ये शॉर्ट में भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए एक ट्रिक भी आप बहुत अच्छे से इसकी बना सकते हैं। पहले सी, फिर एन, फिर सी, फिर डी और फिर जी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे भी उसी का चित्र बना हुआ है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने एक चित्र और इसमें डाल दिया है ताकि आपको अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ये हमारा हो जाएगा क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम के अंदर देखेंगे झांक करके तो ये हमें ये डबल हेलिक्स टाइप की, ऐसी टाइप की हमें एक आकृति दिखाई देती है जिसे हम डीएनए बोल देते हैं। और हम डीएनए के जब अंदर जा कर के देखते हैं तो हमें जीन दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा आरएनए। अब देखते हैं दोस्तों आरएनए क्या होता है। आरएनए का जो फुल नेम होता है वो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमने डीएनए का फुल फॉर्म क्या देखा था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और हमने आरएनए का क्या देखा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपको दोनों की फुल फॉर्म अच्छे से याद रखने हैं। अब देखते हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता था, तो डीआरएनए का मुख्य कार्य होता था वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक होता था। और इसका मुख्य कार्य क्या होगा, इसका मुख्य कार्य होता है
प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। यह आनुवंशिक जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। जो आरएनए होता है यह आनुवंशिक जानकारी को, क्योंकि जो आनुवंशिक जानकारी होती है वह सारी आनुवंशिक जानकारी डीएनए के पास होती है। अब जो आरएनए हमारा होता है तो डीएनए से उस जानकारी को लेकर के राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस अगला देखते हैं, इसके अतिरिक्त कोशिका विभाजन, विभेदन, वृद्धि जैसे विभिन्न कोशिकीय प्रक्रिया में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ध्यान मत दीजिएगा, में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य कार्य अगर आप समझें, इसका मुख्य कार्य होगा, ये मतलब सहायक होता है बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे कामों में ये सहायक तो हो रहा है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य होता है, आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है ये होता है प्रोटीन संश्लेषण। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है डीएनए से आनुवंशिकी जानकारी लेकर के राइबोसोम तक पहुंचाना और प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, समझ गए आप? आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए के कितने प्रकार हमारे होते हैं? तो आरएनए में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, अब इनमें इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो एमआरएनए होता है, एम का मतलब क्या हो जाता है? मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे दोस्तों आरएनए लिखा हुआ है, ठीक है, ये राना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है आरएनए, ठीक है, वहाँ पे भी गलत मिस्टेक हो गई है, वहाँ पर भी इसकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आप, मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसके पहले भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो जो एमआरएनए होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका नाम ही है मैसेंजर आरएनए। यह डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को लेकर के राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा, ये जो एमआरएनए होता है, एम इज मैसेंजर। अब मैसेज जो होता है तो मैसेज तो पहुंचाना ही होता है किसी न किसी को। तो जो आरएनए होता है यह डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को लेकर के राइबोसोम तक पहुंचाता है ये मैसेज। ठीक है, अब हम टीआरएनए देख लेते हैं। टीआरएनए क्या होता है? तो दोस्तों टीआरएनए जो होता है इसका पूरा नाम हो जाता है ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। टी से ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एमिनो एसिड्स को राइबोसोम तक पहुंचाना। जो एमआरएनए था उसका मैसेंजर, तो उसका काम था आरएनए से आनुवंशिकी जानकारी को लेकर राइबोसोम तक पहुंचाना। और टीआरएनए का जो कार्य है यह अमीनो एसिड को, उसमें क्या ले रहा था? आनुवंशिक जानकारी, और इसमें क्या ले रहा है? अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आरएनए क्या होता है हमारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो आर है, आर किसको डिनोट करता है? राइबोसोमल को, राइबोसोमल। ठीक है, यह राइबोसोम का एक प्रमुख घटक है जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यह जो है यह राइबोसोम का एक घटक है। राइबोसोम जो हम जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण हमारे कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण हमारे राइबोसोम में होता है। तो ये खुद ही एक जो राइबोसोम का एक घटक माना गया है। जो आरएनए होता है वो राइबोसोम का एक घटक माना गया है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण जो है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण 20 एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण का जो प्रोटीन का निर्माण होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ भी बता दिया है, 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको
पेन से लिख करके बताया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि इसमें इतने अच्छे टाइपिंग की सुविधा नहीं थी यहाँ पे कि मैं इतने अच्छे से आपको बता पाऊँ, इसलिए मैंने सीधे पेन से लिख कर ही आपको डाल दिया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो DNA है, जब हम DNA से RNA में जाते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रतिलिपियाँ बनती हैं, ठीक है, प्रतिलिपियाँ बनती हैं दोस्तों। इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और हम RNA तक पहुँचते कहाँ हैं? mRNA मतलब मैसेंजर RNA में। जब हम RNA से प्रोटीन में पहुँचते हैं, ठीक है, जब RNA से प्रोटीन में पहुँचते हैं तो इसको बोल देते हैं अनुवाद या ट्रांसलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, RNA 1 हेलिक्स होता है, जैसे कि आपको पता है, चित्र द्वारा आप समझिए इसको। जो एक हेलिक्स है ये हमारा RNA होता है, और जो DNA हमने पढ़ा है तो DNA हमने ये पढ़ा है, ये डबल हेलिक्स होता है। अब इसमें देखिए, इसमें बेसिस जो होते हैं तो वही हो जाते हैं, जैसे इसमें बेस हो जाते हैं। इसमें भी 4 ही इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ATGC, ठीक है। इसमें 4 तो पाए जाते हैं पर एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता दिया है कि जो डबल हेलिक्स होता है और सिंगल हेलिक्स होता है, चित्र के माध्यम से आपको मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको चित्र को देख करके समझ में आ सके कि ये एक हेलिक्स होता है और RNA एक हेलिक्स होता है और DNA डबल हेलिक्स होता है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होती हैं। इसमें भी 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और इसमें भी 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हुई। आज हमारा DNA RNA के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सभी डाले हैं, चित्र सहित बताने का प्रयास किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और एक ही क्लास में आपका काम हो जाए, ताकि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों हमने जो भी अपने चैप्टर पढ़ाए हैं साइंस के, कोई भी ऐसा हमारा चैप्टर नहीं है जो डीप में हम लोग नहीं गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके ही हमने सारे वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रस्ट कीजिए। आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, ग्रुप डी की हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आती है, तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप इस वीडियो से, हमारे इस चैनल से आप साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और पूरा एनालिसिस के साथ कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए। अगर इस वीडियो से, हमारे इन जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो आप फिर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर हम कल देखते हैं कि क्या है। तो अगला चैप्टर देखने से पहले दोस्तों मैं इसके कल आपको PYQ करवाऊंगी और विथ कुछ इसके साथ साथ MCQ भी लाऊंगी। तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन इसके हम कल समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने जब इतने अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से डिटेल्स से क्लास पढ़ी है, तो बनता है कि हम इसके कल MCQ और PYQ सॉल्व करें। तो दोस्तों आप रेडी रहना इसके लिए। कल हमारी क्लास आएगी PYQ की, DNA और RNA के लिए, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।